2025 के सिर्फ दिसंबर महीने में सिल्वर ने 40% की जंप दिखाई और अगर पूरे साल की बात करें तो रिटर्न्स 172% के अराउंड थे। क्रेजी राइट? चलो ये तो आप फिर भी जानते होंगे, पर आपको ये पता है कि सिल्वर जो आज इतना चमक रहा है वो लास्ट 2011 में भी ऐसे ही चमक रहा था। उस समय भी उसने ऐसी ही रैली पकड़ी थी। रैली देखकर लोगों ने इन्वेस्ट किया और फिर पूरे 14 साल सिल्वर का ग्राफ वहीं का वहीं रहा। उस 2011 के हाई पॉइंट को ब्रेक करने में सिल्वर को 14 साल लग गए। ये है कहानी का दूसरा साइड। पर ऐसा क्या हुआ 14 साल बाद कि एकदम से ये हंगामा हो गया? बहुत कुछ हुआ। एक तरफ सिल्वर की डिमांड तेज हुई, सो मच सो कि जहां यूएस में पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए लोगों को $77 का सिल्वर मिल रहा है, उसके बावजूद शंघाई मार्केट में फिजिकल सिल्वर प्रीमियम में लोग खरीद रहे हैं। अब डिमांड है तो सप्लाई भी बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं। चाइना ने 1 जनवरी से सिल्वर एक्सपोर्ट्स पर लाइसेंसिंग लगा दी, मतलब ग्लोबल सप्लाई पर ब्रेक आ गया है। ऊपर से सीएमई जैसे एक्सचेंजेस रूल स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जिससे प्राइस मूवमेंट्स दोनों तरफ और तेज हो सकता है। तो कंफ्यूजन ये है कि डिमांड बढ़ रही है पर सप्लाई टाइट है और इसी बीच प्राइस भी काफी वॉलेटाइल है। तो आगे होने क्या वाला है? रैली कंटिन्यू करेगी या क्रैश निश्चित है? इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? एंजल वन का मार्केट चैनल है ना, हमने तो बता ही रखा है कि वी डोंट चेस ट्रेंड्स, वी चेस ट्रूथ। तो इस बड़े ट्रेंड को भी ट्रूथ से चेस करेंगे, वो भी 2 पार्ट्स में। अगर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो पार्ट 2 और ऐसे कई डेटा ड्रिवन वीडियोस मिस हो जाएंगे। हाँ, तो पहले पार्ट में हम जानेंगे कि इतना बड़ा स्पाइक आया क्यों, वो भी ऐसे रीजंस जो पिछले 14 साल में नहीं हुए। देश दुनिया में ऐसा क्या हुआ, जापान में ऐसा क्या हुआ कि चीजें इतनी बदल गई। अब ये जानना क्यों जरूरी है, ताकि पार्ट 2 समझ आए। दूसरे पार्ट में, विच इज आवर क्लाइमैक्स, हम देखेंगे अलेक्जेंडर कैम्पबेल की रिपोर्ट, एक जाने माने ट्रेडर जिन्होंने पिछले साल फरवरी में ही इस सिल्वर रैली को आइडेंटिफाई कर लिया था। और ये कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिससे हमें वो 3 फैक्टर्स मिले जो इस रैली का भविष्य तय करने वाले हैं। हेंस दोनों पार्ट्स देखना और आखिरी तक देखना। ऑल्सो लास्ट में कमेंट करके बताना ऐसे मेटल का नाम जो गोल्ड सिल्वर के बीच उभर कर आ रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले ये समझो कि हम गोल्ड सिल्वर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2025 के शुरुआत में जहां सिल्वर $28 पर था, आज वो $71 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डॉलर टर्म्स में लगभग 150% का जंप। इंडिया में ये जंप और ज्यादा है, 172% का। नेक्स्ट, गोल्ड। डॉलर टर्म्स में गोल्ड ने इस पीरियड में 64.52% के आसपास रिटर्न्स दिए और इंडिया में गोल्ड ने अराउंड 76.72% के रिटर्न्स दिए। आप विश्वास नहीं करोगे, पर पिछले 25 सालों में इसी गोल्ड ने क्वाइटली यूएस और इंडियन इक्विटी मार्केट्स दोनों को आउट परफॉर्म किया है। गोल्ड का एवरेज रिटर्न इस टाइम पीरियड में था 14% और सिल्वर भी उससे ज्यादा पीछे नहीं था। लेकिन इक्विटी मार्केट ने कितने रिटर्न्स दिए? सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडाइसेस का कंपाउंडिंग अराउंड 11 to 12% पर ईयर ही रहा। और यूएस मार्केट इंडाइसेस की बात करें तो वहां रिटर्न्स और भी लोअर थे। सोचो, जिसे हम अक्सर सिर्फ हेज बोलकर इग्नोर कर रहे थे, वो एसेट एक्चुअली लॉन्ग टर्म में इक्विटी से ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। मतलब हमारी मम्मी दादी जो इंस्टिंक्टिवली गोल्ड पे भरोसा करती थी, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल पहले से समझती थी, जिसे मार्केट्स अब दोबारा डिस्कवर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो रैली है वो बरकरार रहेगी या जल्द ही कोई बबल बर्स्ट होने वाला है? इस सवाल के लिए एज आई सेड मैं आपके सामने एक रिपोर्ट पेश करने वाली हूँ। भाई, कुछ तो हुआ होगा ना कि मार्केट में गोल्ड और सिल्वर ने एकदम से वक्त पलट दिया, जज्बात बदल दिए। तो एग्जैक्टली हुआ क्या? 4 चीजें हुई, जिसमें से मेरे लिए तीसरा कारण सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। तो क्या है वो 4 कारण? पहला, सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड और सिल्वर खरीदना। यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदना काफी ज्यादा बढ़ा दिया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के हिसाब से 2022 में 1080 टन, 2023 में 1030 टन और 2024 में 1050 टन गोल्ड सेंट्रल बैंक्स द्वारा खरीदा गया। यूक्रेन क्यों? अभी रीसेंट इंसिडेंट ही ले लो। पिछले हफ्ते यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया। इसके बाद जब मंडे को मार्केट्स रीओपन हुए तो हमने देखा कि गोल्ड में स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। इस अटैक और अरेस्ट ने ग्लोबल मार्केट्स को हिला दिया और अनसर्टेनिटी बढ़ गई। पर सेंट्रल बैंक्स इतना गोल्ड खरीद क्यों रहे हैं? होता क्या है, ज्यादातर देश अपने रिजर्व्स यूएस डॉलर, यूरो और फॉरेन बॉन्ड्स के फॉर्म में रखते हैं। अगर जियोपॉलिटिक्स बिगड़ जाए या रिलेशंस खराब हो जाए तो वो पैसा आपका होते हुए भी आपके कंट्रोल में नहीं रहता। रशिया के साथ ये प्रैक्टिकली हो चुका है। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फ्रीज कर दिए गए। मतलब पैसा अकाउंट में था लेकिन उनके पास यूज करने का राइट ही नहीं था। इसी इवेंट ने दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को जगा दिया।
उनके दिमाग में एक सिंपल सवाल आया, अगर कल को हमारी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ जाए तो क्या हम अपने रिजर्व्स एक्सेस कर पाएंगे? और यहीं से गोल्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। गोल्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही ये है कि इसमें कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता, ना किसी गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, ना किसी बैंक पर, ना किसी पेमेंट सिस्टम पर। इसी वजह से आज गोल्ड को सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इंश्योरेंस की तरह देखा जा रहा है और एक बार फिर जियोपॉलिटिकल हेज की तरह वापस आ रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ गोल्ड ही नहीं, अब सिल्वर भी सेंट्रल बैंक्स के रडार पर आ रहा है। रशिया के बाद सऊदी अरेबिया ने भी सिल्वर को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में ऐड करना शुरू किया है। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। इसका मतलब यह है कि सिल्वर को अब सिर्फ एक वॉलेटाइल मेटल नहीं बल्कि गोल्ड के साथ एक मॉनेटरी और स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह देखा जा रहा है, स्पेशली उस वर्ल्ड में जहां रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन एक प्रायोरिटी बन चुकी है। चलिए अब सेकंड फैक्टर देखते हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई का गैप। आज सिल्वर की 50% से ज्यादा डिमांड इंडस्ट्रीज से आती है, जैसे सोलर पैनल्स, एआई और डेटा सेंटर्स का हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़ी चीजें। जैसे जैसे ये सेक्टर्स ग्रो हुए हैं, सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच चुकी है। अब सप्लाई साइड देखिए, दुनिया का 70 to 80% सिल्वर डायरेक्टली सिल्वर माइन से नहीं आता। ये कॉपर, जिंक और लेड जैसे मेटल्स के साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। प्योर सिल्वर के डेडिकेटेड माइंस बहुत कम हैं और ऊपर से कई माइंस बंद हो चुकी हैं। साथ ही और क्वालिटी भी धीरे धीरे गिर रही है। इसका मतलब यह है कि सिल्वर की सप्लाई जल्दी बढ़ ही नहीं सकती, चाहे प्राइस कितना भी ऊपर चला जाए। और ये कोई नया इशू नहीं है, पिछले 5 सालों में सिल्वर मार्केट सप्लाई डेफिसिट में ही चल रहा है, यानी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। इसके ऊपर एक और एंगल आ गया है, पॉलिसी रिस्क। यूएस ने सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर कर दिया है। सिंपल शब्दों में, गवर्नमेंट्स अब सिल्वर को स्ट्रेटेजिक नजर से देख रहे हैं और फ्यूचर के लिए स्टॉक पाइल की बात भी चल रही है। ये सब चीजें इन्वेंट्रीज में क्लियरली दिख रही है। लंदन, जो सिल्वर का ग्लोबल हब माना जाता है, वहां फिजिकल स्टॉक्स लगातार कम हो रहे हैं। शंघाई में भी इन्वेंट्रीज मल्टी ईयर लोस पर हैं, यानी फिजिकल सिल्वर सच में टाइट हो रहा है। इसका इफेक्ट प्राइसेस पर भी दिखा है। पिछले 3 सालों में सिल्वर ईटीएफ्स में स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज आए हैं, जो बताता है कि इन्वेस्टर्स भी इस स्टोरी में एंटर हो चुके हैं। नवंबर के बाद से रैली और तेज हो गई है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से सिल्वर को अक्सर गोल्ड ऑन स्टेरॉइड्स कहा जाता है। सिल्वर गोल्ड जैसे मैक्रो फोर्सेस पर रिएक्ट करता है, लेकिन विद शार्पर मूव। इंडिया में भी हमने ये देखा। दिवाली के आसपास फिजिकल शॉर्टेज की वजह से डोमेस्टिक सिल्वर प्राइसेस इंटरनेशनल रेट से 8 to 15% तक प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे। तो ये हो गए 2 फैक्टर्स। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज एंटी कैरी ट्रेड। पिछले काफी सालों तक दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम एक सिंपल अजम्पशन पर चल रहा था, पैसा सस्ता रहेगा, और इसमें जापान का बहुत बड़ा रोल था। जापान में इंटरेस्ट रेट्स लगभग 0% थे। इसका मतलब इन्वेस्टर्स येन, जो कि है जापानीज करेंसी, ऑलमोस्ट फ्री में बोरो कर सकते थे और उस पैसे को यूएस बॉन्ड, स्टॉक्स और इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया में इन्वेस्ट कर देते थे। सिंपल एग्जांपल से समझो, आपने जापान से 100 करोड़ के बराबर येन 0% पे बोरो किए और उसे 4 to 6% रिटर्न वाले एसेट्स में लगा दिए। जो डिफरेंस बचा वही प्रॉफिट। जब तक जापान के रेट्स लो रहे, ये ट्रेड अच्छा चलता रहा। लेकिन अब गेम के रूल्स चेंज हो रहे हैं। जापान ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। आज जापान का पॉलिसी रेट 0.75% हो चुका है, लगभग 30 साल का हाईएस्ट लेवल। 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स भी 2% के आसपास आ गए हैं। मतलब अब येन में बोरो करना फ्री नहीं रहा। इसका रिजल्ट ये है कि जो पैसा दुनिया भर के मार्केट्स में घूम रहा था, वो धीरे धीरे वापस जापान की तरफ जा रहा है। अब पैसा लॉन्ग टर्म रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में जाने के बजाय शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स और सेफ फंड्स में पार्क हो रहा है। लिक्विडिटी है पर वो चल नहीं रही है, बस वेट कर रही है। और यही रिस्क बढ़ता है। जब पैसा कॉशियस हो जाता है, सिस्टम टाइट, फ्रेजाइल और ज्यादा वॉलेटाइल बन जाता है। छोटी सी न्यूज पर भी मार्केट्स हिल जाते हैं। समझिए क्या हो रहा है। जैसे ही जापानीज रेट्स ऊपर जाते हैं, जापान खुद इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्टिव बन जाता है। साथ ही जो लोग पहले येन बोरो करके बाहर इन्वेस्ट कर चुके थे, वो डरने लगते हैं कि रेट्स और बढ़ गए तो। हेंस वो जल्दी जल्दी अपने येन लोन्स रिपे करना शुरू कर देते हैं। इससे होता क्या है, येन की डिमांड बढ़ जाती है और येन स्ट्रांग हो जाता है। और अगर आपने वीक येन पर बोरो किया था और बाद में स्ट्रॉन्ग येन में रिपे करना पड़ता है, तो करेंसी नुकसान आपके सारे रिटर्न्स को वाइप आउट कर जाता है। मान लो एसेट ने +5% रिटर्न्स दिए, लेकिन येन स्ट्रेंथन हो जाने की वजह से करेंसी लॉस -5% हो गया, तो नेट रिटर्न 0 रह जाता है। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में होने के बावजूद करेंसी मूवमेंट पूरा प्रॉफिट खा जाता है। इसलिए इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन कट करने लगते हैं, लेवरेज कम होता है, ग्लोबल एसेट्स पर प्रेशर आ जाता है। इसी प्रोसेस को ही एंटी कैरी ट्रेड कहते हैं, जहां पैसा वापस लौटने लगता है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है और वो एसेट्स जो सस्ते पैसे पर चढ़ रहे थे, वो रीप्राइस होने लगते हैं।
और यहीं से स्मार्ट कैपिटल का माइंडसेट बदलता है। अब फोकस हो जाता है ऐसे एसेट्स जो बोरोड पैसे पर डिपेंडेंट ना हो, जो रियल डिमांड और स्कार्सिटी से जुड़े हो, और इसीलिए रियल एसेट्स जैसे कमोडिटीज, प्रेशियस मेटल्स और एनर्जी स्पॉटलाइट में आ जाते हैं। चलिए अब लास्ट फैक्टर पे आते हैं, जियोपॉलिटिक्स का सिल्वर पर डायरेक्ट इंपैक्ट। अब सिल्वर सिर्फ एक कमोडिटी नहीं रहा, ये स्ट्रेटेजिक रिसोर्स बन गया है और जियोपॉलिटिक्स डायरेक्टली कंट्रोल और प्राइसिंग में दिखने लगा है। सबसे पहला सिग्नल आया यूएस से। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर ने रिसेंटली सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर किया, यानी अब ये कॉपर और मेटालर्जिकल कोल जैसी कैटेगरी में आ गया। मटेरियल्स जो एनर्जी ट्रांजिशन, डिफेंस, एआई और इंडस्ट्रियल यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ चाइना का रोल इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाइना ग्लोबल रिफाइंड सिल्वर का 60 to 70% कंट्रोल करता है, जो बिग टेक, एआई हार्डवेयर, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। 1 जैन से चाइना का नया एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग रेजीम इंप्लीमेंट हो चुका है। मतलब अब सिल्वर एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। सिंपल शब्दों में, चाइना ने ग्लोबल डिमांड और रिफाइंड सिल्वर सप्लाई के बीच गेटकीपर का रोल ले लिया है और ये माइंस नेशनलाइज किए बिना हो रहा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ प्राइस से सॉल्व नहीं होती। 70 to 80% सिल्वर बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, कॉपर, लेड, जिंक या गोल्ड माइनिंग के साथ। जैसा कि हमने देखा कि सिल्वर के लिए अलग माइंस कम है और अगर नई डिस्कवरी हो भी जाए तो मीनिंगफुल सप्लाई आने में डिकेड्स लग जाएंगे। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ यूएस और चाइना तक लिमिटेड नहीं है, इंडिया भी एंटर हो गया है। जी हाँ, आरबीआई ने अनाउंस किया है कि अप्रैल 2026 से सिल्वर लोन के कोलैटरल के लिए यूज हो सकता है। ये न्यूज छोटी लगती है पर इंपॉर्टेंट है। सिल्वर का फाइनेंशियल रोल डोमेस्टिक सिस्टम में ग्रो कर रहा है। इंडिया एनुअली 6000 टन सिल्वर कंज्यूम करता है, लेकिन सिर्फ 700 टन ही प्रोड्यूस करता है। डिमांड सप्लाई से काफी ज्यादा है, तो इंडिया अब रशिया से सिल्वर सोर्स करने की सोच रहा है और ट्रेड को लोकल करेंसी में सेटल करने की प्लानिंग हो रही है, ना कि डॉलर्स में। मतलब ये डेवलपमेंट्स क्लियर दिखाते हैं कि सिल्वर अब फ्री कमोडिटी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मेटल बन रहा है, जिसमें जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड पॉलिसी और करेंसी का डायरेक्ट रोल है। जब मेटल्स जियोपॉलिटिक्स में फंस जाते हैं तो उनके प्राइसेस सिर्फ डिमांड सप्लाई से नहीं, कंट्रोल, परमिशन और करेंसी सेटलमेंट से डिफाइन होते हैं। और ये मार्केट बिल्कुल अलग है जो सिर्फ कुछ साल पहले था। गोल्ड थोड़ा पॉज ले रहा है, लेकिन सिल्वर दिसंबर में 40% जंप के साथ रिकॉर्ड हाईस छू रहा है। ये रैली काफी स्ट्रॉन्ग है और मल्टीपल टेलविंड्स जो हमने अभी देखे हैं के साथ ये सिल्वर का स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर इन लास्ट 40+ ईयर्स बन रहा है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या ये रैली आगे भी कंटिन्यू करेगी? ठीक इसी बारे में हम अपने पार्ट 2 में बात करने वाले हैं विद आवर मोस्ट अवेटेड रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कैम्पबेल। वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें हम ये भी बताएंगे कि आपको एज आर्म इन्वेस्टर अब आगे क्या करना चाहिए। कमेंट पार्ट 2 अगर आप उस वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.